सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब करोड़ों वोट्स डाले जाते हैं तो आसान टेक्नोलॉजी और पुख्ता सुरक्षा के बीच का बैलेंस आखिर बनता कैसे है। एक ऐसी छोटी सी मशीन जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका होता है, वो काम कैसे करती है। आज के इस विश्लेषण में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है और इससे जुड़े विवाद क्या कहते हैं, सब कुछ निष्पक्ष रूप से समझेंगे। तो आज का रोडमैप काफी क्लियर है। पहले हम ईवीएम के हार्डवेयर और सेटअप को देखेंगे, फिर वोटिंग की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद बात आएगी उन आधिकारिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की जो छेड़छाड़ रोकते हैं। साथ ही हार्डवेयर की कमजोरियों पर जो स्वतंत्र शैक्षिक विवाद हैं, उनका एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे और एंड में इस पूरे मुद्दे को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, ईवीएम सेटअप और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। इसे 1989 में इलेक्शन कमीशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया था। इसका डिज़ाइन जानबूझकर बहुत ही सिंपल रखा गया था ताकि इसका इस्तेमाल हर कोई आसानी से कर सके। एक स्टैंडर्ड ईवीएम सेटअप में बेसिकली 3 मेन हिस्से होते हैं जो एक 5 मीटर लंबी केबल से जुड़े होते हैं। पहला बैलेट यूनिट जहां वोट डाला जाता है, दूसरा वीवीपैट जो पेपर ट्रेल देता है, और तीसरा कंट्रोल यूनिट जिसे पोलिंग ऑफिसर ऑपरेट करता है। यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन मशीन्स को चलाने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ये आम 6 वोल्ट या 22.5 वोल्ट की बैटरीज पर चलती हैं, यानी बिना बिजली वाले दूर दराज इलाकों में भी वोटिंग बिना किसी रुकावट के हो सकती है। अब आते हैं वीवीपैट पर, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। दरअसल ये एक छोटा सा प्रिंटर है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये एक फिजिकल पेपर स्लिप निकालता है ताकि वोट डालने वाले को तसल्ली हो जाए कि भाई जिसे वोट दिया था वोट उसी को गया है। एक तरह से ये डिजिटल इनपुट और फिजिकल सबूत के बीच का एक बहुत जरूरी ब्रिज है। हार्डवेयर के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, वोटिंग की प्रोसेस। ये पूरा सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि जरूरत पड़ने पर 24 अलग अलग बैलेट यूनिट्स को एक साथ जोड़कर 384 कैंडिडेट्स तक का चुनाव आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये वर्कफ्लो एकदम सीमलेस रखा गया है। वोटिंग के वक्त प्रोसीजर बड़ा सिंपल होता है। पोलिंग ऑफिसर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के जरिए बैलेट यूनिट को सक्रिय यानी इनेबल करता है। उसके बाद ही पसंद के कैंडिडेट या नोटा के सामने वाले नीले बटन को दबाया जा सकता है। एक बात बिल्कुल तय है, बिना पोलिंग ऑफिसर की परमिशन के मशीन में कोई भी वोट रजिस्टर हो ही नहीं सकता। जैसे ही बटन दबाया जाता है, उस कैंडिडेट के नाम के सामने वाली लाल बत्ती ऑन हो जाती है। फिर एक लंबी बीप की आवाज आती है जो कंफर्म करती है कि वोट सक्सेसफुली दर्ज हो गया है। उसके तुरंत बाद वीवीपीएटी की विंडो में एक प्रिंटेड स्लिप दिखाई देती है। ये स्लिप वहां ठीक 7 सेकंड्स तक रहती है और फिर अपने आप कट होकर नीचे एक सील्ड ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक और एकदम सिक्योर है। अब नेचुरली दिमाग में एक सवाल आता है कि इनकी सुरक्षा का क्या। तो तीसरे हिस्से में हम आधिकारिक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इन स्टैंडअलोन मशीन्स को सेफ रखने के लिए कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये ईवीएम्स किसी भी इंटरनेट या बाहरी नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं होती हैं। इनकी सुरक्षा की कई लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड इंजीनियर्स एक फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं। फिर बारी आती है चुनाव चिन्ह या सिंबल्स लोड करने की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एक्चुअल वोटिंग शुरू होने से ठीक 90 मिनट पहले एक मॉक पोल होता है। इसमें कम से कम 50 वोट्स डालकर मशीन को फिजिकली चेक किया जाता है। ये सब कुछ राजनीतिक दलों के एजेंट्स की मौजूदगी में होता है। सिंबल्स लोड करने का तरीका भी काफी ट्रांसपेरेंट है। सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल करके वीवीपैट में डमी सिंबल्स डाले जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को वहां रखे एक टीवी मॉनिटर पर पैरेलल रूप से दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहां मौजूद सभी राजनीतिक प्रतिनिधि इस पूरी प्रोसेस को देख सकें और प्रोसेस पर सबका विश्वास बना रहे। अगर इन आधिकारिक सुरक्षा दावों को सरल शब्दों में समझें तो आयोग का मानना है कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर एक वन टाइम प्रोग्रामेबल यानी ओटीपी चिप में बर्न्ड होता है। इसे दोबारा लिखा या बदला नहीं जा सकता। फिजिकल सिक्योरिटी के लिए पिंक पेपर सील्स का यूज होता है जिन पर पॉलिटिकल एजेंट्स के साइन होते हैं और स्ट्रांग रूम्स को डबल लॉक के साथ 24 घंटे की वीडियोग्राफी की निगरानी में रखा जाता है। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी होती है वहां डिबेट्स भी होती हैं। चौथे हिस्से में हम इस सुरक्षा को लेकर उठने वाले विवादों और शैक्षिक दृष्टिकोण को देखेंगे। किसी भी लोकतंत्र में निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।
कुछ स्वतंत्र एकेडमिक्स ने इन आधिकारिक दावों को टेस्ट करने के लिए एक गुमनाम स्रोत से असली ईवीएम हासिल करके उसका थरोली विश्लेषण किया। आइए देखते हैं दोनों पक्ष क्या कहते हैं। एक तरफ आधिकारिक दृष्टिकोण है। 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी जोर देकर कहा था कि उनका ईवीएम की अचूकता में पूरा विश्वास है। उनके अनुसार ये मशीन्स हमेशा की तरह पूरी तरह से टैंपर प्रूफ हैं। उनका ये कॉन्फिडेंस इसके सिंपल डिजाइन और उनके स्ट्रिक्ट प्रशासनिक रूल्स पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ उस स्वतंत्र एकेडमिक स्टडी का निष्कर्ष इससे काफी अलग था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम्स गंभीर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, जिनसे चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है और वोटिंग की गोपनीयता भंग हो सकती है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स के अपने अपने वैलिड पॉइंट्स हैं और इस एक्सप्लेनर का गोल सिर्फ इन फैक्ट्स को एक साथ प्रस्तुत करना है। दरअसल ईवीएम की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसकी सादगी का मतलब है कि इसमें इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तो इसे दुनिया के किसी कोने से रिमोट हैक करना इम्पॉसिबल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन एग्जैक्टली इसी मिनिमल डिज़ाइन की वजह से इसमें क्रिप्टोग्राफी नहीं होती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी ने हार्डवेयर तक फिजिकल एक्सेस पा लिया तो फिजिकल टैंपरिंग होने की संभावना बन सकती है। जब स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इस असली मशीन को खोलकर देखा तो उनका एक बड़ा पॉइंट ये था कि इससे पहले के आधिकारिक मूल्यांकन, जैसे 1990 की कसरबाड़ा कमेटी, प्राइमरीली वेंडर के दिए गए प्रेजेंटेशंस पर बेस्ड थे। उस वक्त कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज उतनी नहीं थी, इसलिए इन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने फिजिकली मशीन के इंटरनल कंपोनेंट्स को डीपली एनालाइज करने का फैसला किया। उनके इस विश्लेषण में कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर कमजोरियां हाईलाइट की गईं। शोधकर्ताओं का दावा है कि असली जैसे दिखने वाले नकली मिलिशियस कंपोनेंट्स लगाए जा सकते हैं। सीपीयू और मेमोरी चिप्स को जोड़ने वाला I2C सीरियल इंटरफेस असुरक्षित बताया गया और मेमोरी चिप्स अनएन्क्रिप्टेड मिली। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई एक छोटा क्लिप ऑन डिवाइस लगाकर वोट रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट या ऑल्टर कर सके, और वो भी इस तरीके से कि फील्ड में पोलिंग ऑफिसर्स को इसका पता भी ना चले। ये तो हुई इंटरनल डिबेट्स। अब अपने आखिरी हिस्से में हम इस मुद्दे को एक वैश्विक ईवीएम संदर्भ यानी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दुनिया के कई और देशों ने भी शुरू में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अपनाया था, लेकिन कुछ ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों? अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने अपने ईवीएम सिस्टम्स का इस्तेमाल इसलिए बंद किया क्योंकि उनकी मशीन्स मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड और नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। नेटवर्किंग होने की वजह से उनमें रिमोट हैकिंग का लंबा खतरा था और कानूनी सेफगार्ड्स की भी कमी थी। भारतीय ईवीएम्स का ये स्टैंड अलोन डिज़ाइन उन फॉरेन नेटवर्क्ड मशीन से बिल्कुल अलग है। हालांकि हर टेक्निकल सिस्टम के अपने अलग इनहेरेंट रिस्क्स ज़रूर होते हैं। तो इन सबके बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हम सबको डीपली सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ इन मशीन्स का स्टैंड अलोन होना रिमोट हैकिंग से बचाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टोग्राफी का ना होना फिजिकल छेड़छाड़ के क्वेश्चंस खड़े करता है। तो क्या सिर्फ एक हार्डवेयर को बेसिक और सिंपल रखने से लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है, या फिर सच्ची सटीकता और अटूट विश्वास के लिए सिस्टम में पूरी खुली पारदर्शिता यानी ओपन ट्रांसपेरेंसी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारी आगे की चुनाव प्रक्रिया की असली मजबूती छिपी है।